हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे करंट अफेयर करते हैं, तो आज है 22 सितंबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी जीएसटी को लेकर कि जो नवरात्रे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत और जो आर्थिक सुधार है उसको लेकर क्या क्या कहा है, और जो दूसरी हमारी न्यूज़ है वो मुद्रास्फीति के क्रम को लेकर रहेगी कि सरकार के द्वारा जो ये मुद्रास्फीति में चेंज किए गए हैं, जो जीएसटी है उसके अंदर चेंज किए गए हैं, तो उसका सरकार का जो बजट है उस पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरी जो ब्रिटेन और नाटो है उनके जो पोलैंड रक्षा मिशन है उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी पहली न्यूज़ जो है वो क्या रहने वाली है। यूके फाइटर जेट्स बिंग नाटो एयर डिफेंस मिशन ओवर पोलैंड। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? ब्रिटेन के जो रॉयल एयरफोर्स हैं उनके द्वारा टाइफून लड़ाकू जो विमान हैं उन्होंने हाल ही में ही पोलैंड के ऊपर नाटो की जो वायु रक्षा है उसको जो है वो प्रभावित जो है किया है। जो मिशन है इंट्रस्ट सेंट्री उसको जो है शुरू कर दिया है। और इसका अगर मुख्य विवरण देखें कि जो ये न्यूज़ है ये जो है किस चीज़ से जो है वो रिलेट करती है, तो जो ये मिशन है इसकी शुरुआत 20 सितंबर 2025 को पहली जो उड़ान है वो भरी थी इस मिशन ने, जो कि RAF जो टाइफून विमान है जो कि लिकनशायर के RAF कॉन्सिबली बेस से जो है उड़ा था और पोलैंड के ऊपर उसने गश्त की और शनिवार सुबह ही सुरक्षित जो है वो वापस लौट आया। इन्हें RAF जो वॉयजर्स रिफ्यूलिंग विमान है उसका भी समर्थन प्राप्त है। तो अगर इसके उद्देश्य को देखें तो नाटो जो है उसकी पूर्वी सीमा को मजबूत करना इसका मुख्य लक्ष्य है, और जो रूस के ड्रोन हैं और जो विमान हैं उनसे हवाई खतरों का पता लगाना, उनकी निगरानी करना और उसका प्रतिरोध करना है। और जो ये मिशन है जो कि डेनमार्क के F-16, फ्रांस के राफेल और जो जर्मनी है उसके यूरोफाइटर जैसे जो सहयोगी विमान हैं उनके साथ जो है संचालित हो रहे हैं। और अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 10 सितंबर को रूस के 19 ड्रोन जो हैं पोलैंड की जो हवाई सीमा है उसके अंदर घुसे थे, जिसके बाद पोलैंड ने जो नाटो है उसके आर्टिकल 4 को सक्रिय किया। इसके अलावा रोमानिया, एस्टोनिया उनके जो हवाई सीमाएं हैं उन्हें भी रूसी जो उल्लंघन है वो किया हुआ पाया गया, और रूस जो है इन आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन नाटो जो है इसे जानबूझकर उकसावा मानता है। और जो ये यूके जो है इस पर अपना क्या बयान जो है वो जारी कर रहा है। जो रक्षा मंत्री हैं जॉन हीली उनके द्वारा कहा गया है, उन्होंने अपने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि जो नाटो है उसकी हवाई सीमा की रक्षा की जाएगी, और यूके ने जो रक्षा खर्च है उसको भी 2027 तक GDP का 2.6% करने का वादा जो है वो कर दिया है, जो कि यूरोप की जो सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूत करने की ओर इशारा करता है। तो जो नाटो का आर्टिकल 4 है जिसको एक्टिव किया गया है वो जो है क्या है, यानी कि जो नाटो आर्टिकल 4 है वो क्या है। जो ये 4 आर्टिकल है इसके तहत कोई भी नाटो सदस्य देश तब तक परामर्श के लिए जो है अनुरोध नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसा ना लगे कि यह उसका जो क्षेत्र है उसकी अखंडता, राजनीति, उसकी स्वतंत्रता या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको खतरा होता है। और जो ये उद्देश्य है आर्टिकल 4 का उसे जाने तो इसके द्वारा यह प्रावधान कि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, जो 32 सदस्य देश हैं उनको एक साथ बैठने, स्थिति का आकलन करने और जो संभावित जवाबी कार्रवाई है उस पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। यह सामूहिक तथा जो रक्षा है आर्टिकल 5 से पहले का कदम है, जो कि अधिक गंभीर स्थिति में जो है वो लागू होता है। और जो आर्टिकल 4 है अगर इसके ऐतिहासिक उपयोग के बारे में जानें
तो जो तुर्की है सबसे अधिक बार आर्टिकल 4 का उपयोग कर चुका है, और जो तुर्की है उसने 2012 में सीरिया द्वारा जो विमान गिराए जाने पर, 2015 में सीरियाई जो संघर्ष है उसके कारण, और 2020 में सीरिया में तनाव के कारण आर्टिकल 4 का प्रयोग जो है वो किया है। दूसरा जो पोलैंड है और जो उसके जो बाल्टिक देश हैं, 2022 और 25 तक रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके बाद, और जो पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और जो एस्टोनिया है उनकी जो रूसी गतिविधियां हैं, जैसे कि ड्रोनों के द्वारा जो घुसपैठ की जा रही है, उसके जवाब में आर्टिकल 4 का सहारा जो है वो लिया। और हाल ही में जब सितंबर 2025 में पोलैंड ने जो रूसी ड्रोन है उनकी घुसपैठ के बाद इसे फिर से जो है वो सक्रिय कर दिया है। और अगर अन्य उदाहरण देखें तो 2003 में जब इराक युद्ध था तो उसके दौरान तुर्की ने, और 2014 में रूस द्वारा जो क्रीमिया है उस पर कब्जे के बाद पोलैंड ने आर्टिकल जो 4 है उसका इस्तेमाल किया था। और जो आर्टिकल 4 या फिर जो आर्टिकल 5 है, इनके बीच क्या डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। तो जो आर्टिकल 4 है यह परामर्श और जो निवारक कार्रवाई है उसके लिए किया जाता है इसका उपयोग, और यह खतरे की जो आशंका है उस पर लागू होता है, न कि प्रत्यक्ष हमले पर। और जो आर्टिकल 5 है यह सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है, जो कि किसी भी सदस्य देश पर सशस्त्र हमले को सभी सदस्यों पर हमला मानता है। इसे केवल एक बार जो 9/11 हमला हुआ था उसके बाद लागू किया गया था। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, द प्रॉब्लम विद लो इन्फ्लेक्शन के बारे में जो है हमारी न्यूज़ रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है तो उससे भारत की जो जीएसटी है उस पर हमें क्या इफ़ेक्ट देखने को जो है मिलता है। राजस्व में कमी, जो मुद्रास्फीति है उसके कारण हमें राजस्व में कमी जो है वो देखने को मिल रही है। जो मुद्रास्फीति है कम होने से जो कर का संग्रह है, विशेष रूप से जो अप्रत्यक्ष कर है जैसे कि जीएसटी है, उस पर हमें जो असर है वो देखने को मिलता है। कम मुद्रास्फीति के कारण जो वस्तुएं हैं या फिर जो सेवाएं हैं उनकी जो कीमत है वो बढ़ती है, जिसके कर राजस्व की वृद्धि या तो सीमित हो जाती है सरकार का जो आयकर और जो अन्य प्रत्यक्ष कर हैं उनमें भी हमें अपेक्षाकृत वृद्धि ही जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि वेतन और जो आय होता है उसकी वृद्धि भी धीमी हो जाती है। और जो नाम मात्र की जीडीपी है उस पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। सरकार अपना जो बजट है और जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी की जो परसेंटेज है उसके रूप में जो है व्यक्त करती है। और जो कम मुद्रास्फीति है उससे जो नाम मात्र की जीडीपी है, जो कि वास्तविक जो जीडीपी होती है और जो मुद्रास्फीति है उसका योग है कि वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है, जिससे कि जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का जो अनुपात है उस आय में जो है अधिक दिखाई दे सकता है, जो कि सरकार के लिए जो है एक चिंता का विषय भी है। और जो ऋण का बोझ है, जो कम मुद्रास्फीति के माहौल में सरकार के जितने भी पुराने ऋण होते हैं उनका वास्तविक मूल्य जो है वो कम नहीं होता, क्योंकि मुद्रास्फीति सामान्य रूप से जो ऋण है उसके वास्तविक मूल्य को कम करती है, जिससे कि ऋण चुकाने की जो लागत है वो अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। और जो सामाजिक खर्च है उस पर भी हमें इसके दबाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो कम मुद्रास्फीति है उसके बावजूद जो सरकार है वह सामाजिक योजनाएं जैसे कि जो सब्सिडी है या फिर जो पेंशन है और विकास की जो परियोजनाएं हैं उनके लिए खर्च जो है फिर भी बढ़ाना पड़ता है, लेकिन राजस्व वृद्धि कम होने से जो बजट है उसमें संतुलन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो आर्थिक प्रोत्साहन है उसकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कम मुद्रास्फीति जो है कभी कभी जो मांग होती है उसकी कमी का संकेत भी जो है वो दे सकती है, जिससे कि सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है,
जिससे कि जो राजकोष या घाटा है वो भी बढ़ सकता है। और जो मुद्रास्फीति है उसके अगर हाल ही के जो आंकड़े हैं उनके बारे में जानें तो जैसे जून के अंदर जो है यानी कि जून 2025 के अंदर 2.00% जो है वो अनुमानित मुद्रास्फीति देखने को मिली है। और जुलाई 2025 के अंदर 1.61 जो मुद्रास्फीति है वो हमें देखने को मिली है। अगस्त 2025 में 2.07%। और इसके अंदर अगर देखें तो जो शहर हैं या फिर जो गांव हैं उनके अंदर भी हमें भिन्नता देखने को मिल रही है। जैसे कि जो ग्रामीण एरिया है उसके अंदर मुद्रास्फीति 1.8% के आसपास है, और अगर शहरों की देखें तो 2.2% के आसपास जो है हमें मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है। आज की हमारी तीसरी न्यूज़ जो रहेगी वो GST 2.0 लागू होने से पहले राष्ट्र के नाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये संबोधन दिया है उस संबोधन को देते हुए GST की जो बचत है या फिर जो नवरात्रे जो हैं आज से स्टार्ट हुए हैं उनके साथ ही जो है कहा है कि लोगों को ये जो सौगात है वो इसी मौके पर जो है वो मिलेगी। यानी कि आज से ही जो GST है का जो नया पैटर्न है वो लागू होगा। तो ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? 22 सितंबर 2025 को जो शारदीय नवरात्रि हैं उनके प्रथम दिवस पर यानी कि पहले दिन ही जो नवरात्रि का पहला दिन है उस पर भारत की जो GST है 2.0 का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जो है लागू हो गई हैं। तो जो GST है 2.0 के अंदर हमें क्या क्या बदलाव जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो जो 56वीं GST की काउंसिल हुई है उसके अंदर 3 सितंबर 2025 को बैठक में स्वीकृति जो है इन सुधारों से जो पुरानी 4 स्लैब सिस्टम है यानी कि जो 5 थी, 12 थी, 18 और जो 28% थी, 4 स्लैब्स को 2 स्लैब्स में जो है कन्वर्ट कर दिया है। 5% की जो मेरिट लिस्ट से 18% का जो स्टैंडर्ड रेट है उसके अंदर बदल दिया गया है। और जो लग्जरी या फिर जो सीन गुड्स हैं जैसे कि जो तंबाकू है या फिर जो पान मसाला है उन पर 40% की जो डेमेरिट रेट है वो लागू कर दी गई है। तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि अगर देखें कि जो 5 और जो 12% है उसको किस में कन्वर्ट किया है तो जो 5 से 12% के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीज़ें थी उनको 0 या फिर जो 5% है उसके बीच कर दिया गया है। जैसे कि दाल, चावल, अनाज, किताबें, पेंसिल, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, चॉकलेट, साइकिल, मिनरल वाटर। और जो दूध है, पनीर है या फिर जो भारतीय ब्रांड रोटी हैं या फिर नॉन आदि को जो है जो 5 से 12% के अंदर थे उन्हें 0 से 5% के अंतर्गत जो है वो रखा गया है। और जो स्वास्थ्य है या फिर जो बीमा है वो पहले 12 से 18% के अंतर्गत जो है वो आते थे, उन्हें अब 0% जो व्यक्तिगत लाइफ और जो हेल्थ का इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंतर्गत रखा गया है। और जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उनको पहले 12 से 28% के अंदर रखा गया था जो कि अब 5 से 18% के अंदर हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि जो पैकेज फूड होता है, जूस हैं, दवाइयाँ हैं या फिर जो वाइट गुड्स हैं जैसे कि फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन हैं, जो भी छोटे वाहन हैं या फिर साइकिल है, ऑटो पार्ट्स हैं या टीवी या फिर जो मोबाइल हैं उनको 5 से 18 के बीच जो है वो रखा गया है। और जो कृषि या फिर जो उत्पादन है पहले उसे 5 से 18 के बीच में रखा गया था जो कि अब 5% के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे कि जो कृषि से इनपुट है वो मैन्युफैक्चरिंग जो सामग्री है जैसे कि जो PLI स्कीम से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फार्मा है या फिर जो टेक्सटाइल हैं। तो जो लग्जरी जो गुड्स हैं उनको 28 से 40% के बीच जो है वो रखा गया है। तो जो ये दोहरी सौगात है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण में कही गई है, संबोधन के द्वारा कही है, तो वो जो है क्या है?
जो पीएम मोदी हैं उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन ही सूर्योदय के साथ जो जीएसटी का रिफॉर्म है, यानी कि जो नया जीएसटी रिफॉर्म है उसको लागू कर दिया है। यह उत्सव जो बाकी बचत है उसको बढ़ाएगा और जितनी भी पसंदीदा चीज़ें हैं वो जो है सस्ती मिलेंगी। उन्होंने जो स्वदेशी खरीदारी है उस पर भी जोर जो है वो दिया है, ताकि जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट मिल सके। यह न केवल जो आर्थिक राहत है बल्कि जो नवरात्रि की सांस्कृतिक जो ऊर्जा है उससे जुड़कर दोहरी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, जो कि आत्मिक और जो आर्थिक सेवा हैं वो देती हैं। और जो विपक्ष है यानी कि जो कांग्रेस है उसने इसे गब्बर सिंह टैक्स का जो मामूली सुधार है वो बताया है, यानी कि विपक्ष ने जो है कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष भी जो है वो किए हैं। लेकिन जो सरकार है उसने पुरानी जो जटिलताएं हैं जो कि 27 से 31% के कैस्केडिंग जो टैक्स हैं उनकी तुलना में जो है कर बचाव किया है। तो जो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, तो जैसे जो स्टॉक है उसके अंदर जो पुरानी दरों वाली इन्वेंट्री की कीमतें हैं वो तुरंत जो है इससे गिर जाएंगी। तो जो उपभोक्ता है वह जागरूक हो जाएगा और जो राज्य हैं उनके बीच में समन्वय भी जो है हमें देखने को मिलेगा। और इसे लेकर क्या क्या नए अवसर जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें भी यह सहायता करेगा, खासकर जो कृषि है या फिर जो हेल्थ है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इन सभी फील्ड के अंदर। और जो डिजिटल अनुपालन है उससे टैक्स चोरी भी जो है वो रुक जाएगी। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।